Good morning, students. Today we are going to start with John Keats' poem To Autumn. कीट्स की दो पोएम्स अभी तक हमने पढ़ ली हैं, ब्राइट स्टार और चैपमैन्स होमर। ब्राइट स्टार में उसने दोनों पोएम्स को पढ़ने के बाद में जो थर्ड पोएम और सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम, इस पोएम को कीट्स की मेमोरेबल पोएम्स में याद रखा जाता है। टू ऑटम is one of Keats' most sensual, image-laden poems. Sensual is which affects your senses, है ना। जब आप सुन रहे हो उस पोएम को, हार्वेस्ट इज कटिंग और एप्पल जूस इज ओजिंग, तो यू कैन इमेजिन, यू कैन सेंस दैट थिंग। सो ऐसे इमेज लेडन पोएम्स, ये वर्ड इसने इसलिए यूज़ किया है ऑटम के लिए। इट इज़ sumptuous descriप्शन ऑफ द सीजन ऑफ ऑटम इन अ 3 स्टांजा स्ट्रक्चर, ईच ऑफ 11 लाइन्स। ठीक है, sumptuous कहते हैं जिसको हम बहुत इन्जॉय करते हैं, जिसको कहते हैं sumptuous, आई हैड अ sumptuous डिनर, यानी मैंने बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वादिष्ट अच्छे अच्छे व्यंजन खाए हैं, लाइक दैट। तो एक sumptuous डिस्क्रिप्शन है ऑटम सीज़न का। और पोएम का जो स्ट्रक्चर है, 3 स्टांजाज हैं इसमें, हर स्टैंजा में 11 लाइन्स हैं। राइम स्कीम जो है ए बी यूज़ की गई है। जो फर्स्ट स्टैंजा है वो प्राइमरीली ऑटम के एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करता है। सेकंड स्टैंजा जो है वहाँ आपको ऑटम दिखाया गया है, उसे पर्सोनिफाई किया गया है in the style of a female goddess। फिर उसके बाद थर्ड स्टैंजा है वो ऑटम की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए, और उस समय वो उसे एडवाइस कर रहा है पोइट, नॉट टू मोन द लॉस ऑफ स्प्रिंग टाइम फॉर देयर इज़ एम्पल लाइफ इन ऑटम। यूजुअली हमने कभी भी ऑटम की इतनी प्रेज़ नहीं सुनी है जिसको हम यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर पोएम टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the catch eaves run, to bend with apples the moss cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plumb the hazel shells with a sweet kernel, to set budding more, still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. Now, the first stanza and the above 11 lines, what Keats is doing is, he has always been considered as this poem is the poem of the senses. But in this, his final work, it is all the more clear why this attribute is so strongly tied to him. जो फर्स्ट स्टैंजा है सेलिब्रेशन ऑफ ऑटम है। जिस तरह की गॉर्जियस लॉन्ग वॉवल्ड इमेजरी यूज़ की गई है पोएम के अंदर, स्टार्टिंग में बात करता है एज अ स्टार्ट ऑफ डेथ, एज अ melancholy टाइम, कीट्स हैज टेकन इट हियर एज अ फ्रूटफुल पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस। ऑटम जिसके साथ में दुख या जिसके साथ में उदासी को हम रिलेट करते हैं, ऑटम सीज़न, पतझड़ का जो मौसम होता है, अरे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत उदासी है, खालीपन है, पत्ते इधर उधर उड़ते रहते हैं, लाइक दैट। तो उस मेलनकली टाइम को, उस डेथ के सिंबल को उसने लाइफ दे दी है। कीट्स हैज़ टेकन इट हेयर एज अ फ्रूटफुल पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस। फ्रूटफुल मतलब सारे
पत्ते जो हैं वो पूरी ग्रीनरी पर हैं, फ्रूट्स जो हैं फ्रूट्स से लदे हुए पेड़ हैं। तो यहाँ पर एक हमको एक ऐसा पीरियड दिखाया गया है जहाँ पर एग्जिस्टेंस है, जीवन है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एनर्जी एंड ब्यूटी इन द पोएम with fruit, the vines that round the thatch eaves run. वाइन से मतलब यहाँ पर अंगूर की बेलों की बात की गई है, जो थैच्ड, जो खपरेल डाल दी गई है घर के ऊपर, उसके ऊपर वो यहाँ से वहाँ तक वो बेल पूरी भाग रही है, यानी यहाँ से वहाँ फैली हुई है, यहाँ से वहाँ तक अंगूर की बेल जो है वो फैल गई है। टू बैंड विद एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज़, है ना, एप्पल से ट्रीज़ जो हैं वो लदी हुई हैं, लेडन विद एप्पल्स। और जो कॉटेज ट्रीज़ हैं उसके आसपास जो है मॉस, इतनी एक्सट्रीम फ्रूटफुलनेस की बात की गई है। मॉस का मतलब होता है वो जो आसपास डार्क ग्रीन कलर की काई जम जाती है पेड़ों के आसपास जहाँ पानी ज़्यादा रहता है। एंड द एटमोसफियर दैट इज़ क्रिएटेड इन द फर्स्ट स्टैंजा इज़ ultimately one of peacefulness. That is not to say that there is not an undercurrent of misery running through the poem. Of course there, जो मिजरी का अंडरकरंट है वो कहीं ना कहीं छिप जाता है, और वो जो एक पीसफुलनेस है, एक कंप्लीटनेस का जो भाव है वो हमें इस पोएम को पढ़ने पर मिलता है। द आइडिया फॉर एग्जाम्पल ऑफ बीइंग फुल ऑफ राइपनेस टू द कोर, यहाँ पे हम जब फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, एप्पल्स की बात कर रहे हैं, तो जो राइप्ड एप्पल हैं वो दे हैव राइपनेस टू द फुल ऑफ द टू द कोर। यानी ऐसा नहीं है कि हम एप्पल को जब कट करते हैं या खाते हैं तो कहीं से फीका है कहीं से मीठा है, नहीं भाई, उसमें जो राइपनेस है वो पूरी तरह से कोर तक भरी हुई है। तो ये एक पैरेलल इमेजरी क्रिएट कर रहा है क्लाइमेक्स की, अल्टीमेट ग्लोरी की वो बात कर रहा है ऑटम की। और क्योंकि ये टाइम ख़त्म होने के बाद में आपको एक फ्रीजिंग कोल्ड विंटर की ग्रिप में आप जाने वाले हो, है ना। द फ्लो ऑफ सिबिलेंट साउंड्स, सिबिलेंट कहते हैं सिमिलर, तो 9th और 11th से लेकर 9th से 11th लाइन के बीच में जो साउंड्स क्रिएट किए गए हैं, सिमिलर साउंड्स, वो एक इजी फ्लोइंग रिदम क्रिएट करते हैं। ऑल्दो रीडर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाई कीट्स ने ऑटम को इतना ग्रैंड वेलकम क्यों कर रहा है, इट्स नॉट क्लियर। ऑल्दो एक जो रिलैक्स टोन है उसकी, कीट्स की, वो भी बहुत थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज़ जिस तरह की उसकी लाइफ थी और जिस तरह से वो अपने ब्रदर की को संभालने में, उसकी देखभाल करने में बिज़ी रहा, और बहुत ही यंग एज में उसके ब्रदर की डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस से। तो वो इतना इन्ग्रॉस्ड रहा है, इतना दुखी रहा है, तो वो मेलनकली वाला टोन जो है होना चाहिए, और वो रिलैक्स टोन कैसे है, तो दिस इज़ समथिंग एल्स। और ऐसा कहा जाता है कि इनफैक्ट वॉज क्रिटिसाइज फॉर हिज एडियरेंस टू सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि उसको लगता है कि पोइट्री जो है उसे कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उसे बताना चाहिए। तो जो जितने भी हाई ब्राउ पोइट्स होते हैं, हाई ब्राउ पोइट्स का मतलब है जो बहुत हाई फाई हैं, जो बहुत इंटेलेक्चुअल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स उनका बहुत अच्छा है, तो उनको लगता है कि ऑटम टू ऑटम जो पोएम है उसमें कीट्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वो जो ओवरऑल सिंप्लिसिटी है ऑटम की इज़ स्टैगरिंग। स्टैगरिंग होता है जब आप को कोई चीज़ अटक रही होती है, आप लड़खड़ा रहे होते हो, स्टैगर कर रहे होते हो, प्रॉपर नहीं चल पाते, स्टैगर करते हैं। और जो इमेजरी है, जो इमेजेस यूज़ की हैं पोइट ने, वो क्लियर कट हैं। कीट्स हैज़ ओकेजनली स्ट्रगल्ड विद इन प्रीवियस पोएम्स। तो जो स्ट्रगल आपको उसकी पहले की पोएम्स में दिखता है, या दुख जो पहले की पोएम्स में दिखता है, वो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। एंड देन विद द नेक्स्ट स्टैंजा, वो जो फीलिंग ऑफ फ्रीडम है इन टू ऑटम गोज़ ऑन वेल विद द सेकेंड स्टैंजा।
यहाँ कीट्स जो है leans in closer. He does not view autumn still from a wider perspective but personifies the season itself to make it perhaps easier for his readers to empathize with the season that he is so painstakingly bringing to life. जो सेकंड स्टैंजा है जिसके अंदर हम बात करते हैं केयरलेसनेस की बात करता है, जब वो स्टोरेज की बात करता है जहाँ ग्रेन्स को रखा गया है, कि जो ऑटम है वो एक किसान के रूप में ग्रेनरी फ्लोर पे केयरलेसली बैठा हुआ है, उसके सॉफ्ट हेयर्स जो हैं ऊपर के उठे हुए हैं, और विनोइंग विंड मतलब जब वो प्रोसेस हो रहा है उस फसल को साफ़ करने का, विनोइंग का, तो उसमें हवा के चलने के साथ उसके बाल ऊपर को उठ रहे हैं, और एक बड़ा सा हीप, एक ढेप जैसे कहते हैं, रीप्ड फसल का, जो कटी हुई फसल है, साफ़ हो गई फसल जो साफ़ हो गई है, वो वहाँ पड़ा हुआ है, और वो इतना थक गया है कि वहीं पर लेट कर वो आराम कर रहा है, ठीक है, अपनी साउंड स्लीप में है। और साथ ही साथ पास ही खेतों में से जो पॉपीज़ की जो फ्यूम है, स्मेल है, उसका जो ऑर्डर है ना, वो आपको ड्राउज्ड यानी आपको उनींदा बना रहा है। और हुक को उसने वहीं रख दिया है, अपने हुक को जिससे वो कटिंग कर रहा था, जिससे फसल को काट रहा था। एंड वहाँ आसपास जो है ट्वाइंड फ्लावर्स हैं। ट्वाइंड फ्लावर्स का मतलब है आपस में लिपटे हुए, एक दूसरे में उलझे हुए फूल हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुलनेस, बहुत ज़्यादा फ्लावरी सीज़न है। और फिर उसके बाद वो पहले वो विनोवर दिखा रहा है, उसको एज ए विनोवर दिखाता है, फिर उसको ऐसे ग्लीनर दिखा रहा है ना, फिर उसको कहता है ग्लीनर के फॉर्म में वो सारा का सारा अनाज इकट्ठा करके उसको बांध लिया है, बांध के वो उसको सिर पे रख कर नाउ ही इज़ क्रॉसिंग द ब्रूक, है ना। तो अब वो ही इज़ क्रॉसिंग और शी इज़ क्रॉसिंग इज़ नॉट क्लियर, बट बेसिकली ऑटम को अगर आप फीमेल मान रहे हो तो, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है, दी सिटिंग केयरलेस, दाई हेयर, तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर चाहे आप मेल मान लो या फीमेल मान लो, तो बेसिकली वो तो उसको एज अ फीमेल ट्रीट कर रहा है कि वो ब्रूक को क्रॉस कर रही है। और साथ पास में ही एक सीडर प्रेस है। सीडर प्रेस ये वो जगह होती है जहाँ पर एप्पल्स का जूस निकाला जाता है, और एप्पल जूस के पास खड़ा होके जो ऑटम में जो उसके एप्पल्स का जो कि गार्डन का जो मालिक है, जिस जूस को निकलवा रहा है या निकाल रहा है बहुत पेशेंटली एक एक करके, उसका लास्ट ऊजिंग 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, मतलब लास्ट तक जितना जूस एक्सट्रैक्ट हो रहा है उस प्रोसेस को वो भी विजुलाइज कर रहा है, पूरा एंजॉय कर रहा है। तो ऑटम की इस सेकंड पैराग्राफ में उसने ऑटम की इस ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। Here, it is the word hook that provides much of the idea that autumn is a cruel and kind woman. Although hook is a harsh implement, sound of war, the very next line is spares the next swath and all its twined flowers. यानी अपने हुक से वो स्पेयर कर देता है, उन फ्लावर्स को नहीं मारता है या नहीं काटता है, तो क्योंकि ये इम्प्लाइंग अ सेंस ऑफ फेयरनेस एंड काइंडनेस, यानी वो बहुत ही फेयर है, निष्पक्ष है, बहुत दयालु है। और ये जो फ्रेज़ यूज़ किया गया है ऊजिंग, सर्टेन लेवल पे थोड़ी सी क्रूएलिटी शो होती है, सिनिस्टर ड्रॉन आउट साउंड ऑफ द वर्ड विच मेक्स इट सीम फार मोर थ्रेटनिंग देन द प्रीवियस फ्यू लाइन्स। थोड़ा सा ये आपका जैसे निचोड़ लेगा वो आपको, तो थोड़ा सा आपको एक थ्रेटनिंग वाली फीलिंग आती है। फिर वो नेक्स्ट पैराग्राफ जो थर्ड पैरा है वो कहता है वे आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, Where are they? Think not of them. Thou hast thy music too. उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनका म्यूज़िक है आपके पास। While barred clouds bloom, the soft sighing dying day, and touch the stubble plains with rosy hue, then in a wailful choir, small gnats moan among the river's fallows, borne aloft, sinking as the light wind lives or dies. Full-grown lambs loud bleat. From hilly bone, hedge cricket sings different sounds. Now
ही इज़ डिस्क्राइबिंग द साउंड्स ऑफ ऑटम, है ना। ऑटम के मौसम में सुनाई देने वाले डिफरेंट साउंड्स की वो बात कर रहा है। गैदरिंग स्वेलोज़ की बात कर रहा है, हेड्स क्रिकेट के सॉन्ग की बात कर रहा है, रेड ब्रेस्ट की विस्लिंग की बात कर रहा है, लाइक दैट। तो लास्ट स्टैंजा जो है ऑटम को की जो उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको बताते हुए, ही इज़ मोर्निंग द लॉस ऑफ स्प्रिंग एंड कंसीडर्स herself at odds with her far more beautiful counterpart. Keats writes, think not of them. इसलिए कीट्स कह रहा है कि वो थोड़ा सा विलाप कर रहा है तो वो कहता है उनके बारे में मत सोचो, इसका भी अपना एक म्यूज़िक है। ऑटम इज़ जस्ट एज ब्यूटिफुल एज स्प्रिंग एंड परहैप्स इवन मोर सो। ही शोज दैट बाय डाइविंग अगेन इनटू गॉर्जियस इमेजरी, है ना। फार फार बेटर है ऑटम स्प्रिंग से, और इसके लिए उसने कुछ गॉर्जियस इमेजरी जो यूज़ किया, आगे जिस तरह से सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया है उससे वो डिस्क्राइब कर रहा है। सेटिंग सन की बात करता है, जो लैंड पर पूरे धरती पर सन की जो गोधूली समय की जो सेटिंग सन की जो रेड लाइट पड़ रही है, स्टबल लैंड, इंसेक्ट्स, रात होते ही शाम के समय आपको जो झिंगूर और इंसेक्ट्स की आवाज़ें आने लगती हैं, वो एनिमल्स दे वर बॉर्न इन स्प्रिंग टाइम एंड आर नाउ फुल ग्रोन। लैम्स की बात वो कर रहा है ना, जो स्प्रिंग में पैदा हुए थे और अब फुल ग्रोन हो गए हैं। बर्ड्स दैट वन कैन फाइंड इन ऑटम, ये सैलो छोटी छोटी जो चिड़िया है उनकी गैदरिंग, फॉक्स में वो फॉक्स अपने झुंड में गैदर हो रही हैं। हाउएवर एज विद ऑल ऑफ कीट्स पोएम्स, it melancholy shows up again in the last stanza as Keats use of word such as soft, dying, rosy. ये जो वर्ड्स यूज़ किए हैं उससे उसकी melancholy झलक रही है ना। implies a bloody end despite his best illusion to the contrary. Throughout the poem Keats alludes to the pastoral tradition, उसी pastoral tradition की वो को उसने मेंटेन रखा है, क्योंकि वो यहाँ पर जो पोइटिक राइटिंग के लिए जो फॉर्म उसने यूज़ किया है उसमें वो कंट्री साइड को डिस्क्राइब कर रहा है, पेस्चर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, मेडोज़ को डिस्क्राइब कर रहा है ना। फोकस इज़ प्राइमरली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सराउंडिंग्स। और सिंपलेस्ट ऑफ कीट्स पोएम की सबसे सिंपलेस्ट पोएम्स में से इन्हें माना जाता है ऑन ऑटम, एंड इट रिमेन्स वन ऑफ हिज मोस्ट lauded work, although nothing much happens in it. It's after all following on from the pastoral tradition. The beauty of Keats' language and skill of his mastery shows that Keats' talent was really just beginning at the time of his death. क्योंकि ये सारा जो लास्ट पैराग्राफ है ना, सिंकिंग, लाइट विंड, लिव्स और डाइज, ये सब हमें एक तरह से प्रिपेयर कर रहा है फॉर अर्ली डेथ ऑफ कीट्स। यानी वो उसको कहीं अंदर से एहसास हो गया, इसलिए उसकी पोइट्री की लाइंस जो हैं लास्ट की वो थोड़ी सी दुख से भरी हुई हैं। वो बात करता है, एक तरफ वो सिंकिंग की बात कर रहा है, एक तरफ वो क्वायर की बात कर रहा है, और फिर वो अल्टीमेटली वो गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, यानी वो आसमान में उड़ जाती हैं अपने घर की तरफ। तो यानी एंड ऑफ द डे एंड नाइट हैज़ enwrapped the atmosphere, and with this it comes to an end of the poem. So it's a beautiful poem, but it gives us a it gives us a एक एहसास सा दे रही है हमें that Keats is not in his high moods or he is melancholic, because वो जो melancholy है वो उसकी ऑटम को जो उसने इतना फ्रूटफुलनेस और मिस्टी और सीजनफुलनेस के रूप में दिखाया है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि जो ये पोएम है ओवरऑल कीट्स की, इसमें उसी चीज़ को, इसीलिए उसने गैदरिंग स्वेलोज़ पर जहाँ पोएम को ख़त्म किया है, वेलफुल क्वायर। तो ये जो लास्ट स्टैंजा है ये किस कमेंट से शुरू होता है? द वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे? तो थिंक नॉट ऑफ देम, क्योंकि
ऑटम का भी अपना म्यूज़िक है। और फिर वो जो नैट्स और स्मॉल इंसेक्ट्स जो वेलफुल क्वायर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वेलफुल इज़ मोurnफुल, दुख से भरा हुआ। तो ये अगर हम स्प्रिंग टाइम की जॉयस मेलोडीज़ को कंपेयर करें तो अभी ऑटम की जो मेलोडीज़ हैं वो थोड़ी सी वेलफुल हैं। फिर वो बात कर रहा है गैदरिंग स्वेलोज़ की। तो स्वेलोज़ ऑलवेज फ्लाई इन फॉक। गैदरिंग मतलब वो हमेशा झुंड में ही उड़ती हैं। तो पहले दे आर गैदरिंग टू माइग्रेट टू वार्मर क्लाइमेट्स। सीज़न चेंज हो गया है तो नेचुरली वो वार्मर क्लाइमेट की तरफ माइग्रेट करने के लिए अपना झुंड बनाकर अपना, तो उनका जो डिपार्चर है वो क्या शो कर रहा है, दैट विंटर इज़ कमिंग, विंटर आने वाला है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पोएम। तो यहाँ पर बेसिकली व्हाट ही वांट्स टू से इज़ कि हमारा जो इन्जॉयमेंट है ऑटम का इज़ टिंज्ड, उसमें थोड़ा थोड़ा सा भाव मिला हुआ है ना, दुख का भाव मिला हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का उसको रिग्रेट नहीं है कि वो स्प्रिंग सीज़न को मिस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चला गया है, बल्कि उसे लगता है कि स्प्रिंग का एक अपना इफ़ेक्ट था, एक अपनी ब्यूटी थी, और ऑटम की अपनी ब्यूटी है, और वो उस चीज़ को पूरी तरह से इन्जॉय कर रहा है। थैंक यू सो मच। This brings us to the end of this.